नमस्कार। जॉब्स वाला में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पेपर सेकंड का जो आपका हिंदी का पेपर है, हिंदी साहित्य का पेपर, उसको प्रारंभ कर रहे हैं। इस पहली क्लास में हिंदी की हम हिंदी भाषा के विकास का जो काल रहा, हिंदी भाषा का जो ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया रही, उसको समझने का प्रयास करेंगे। ये पहली क्लास है, आगे से आपको निरंतर क्लास मिलती रहेंगी। क्लास प्रारंभ करने के पहले आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। इस विषय के अतिरिक्त अर्थात हिंदी विषय के अतिरिक्त इतिहास और राजनीति शास्त्र और साथ ही साथ क्या है आपका लाइफ साइंस के क्लासेस भी चल रही हैं पेपर सेकंड के लिए, जो कि इलेक्टिव होता है, और पेपर फर्स्ट जो कि कंपलसरी होता है सभी के लिए, उसकी क्लासेस भी आपकी निरंतर चल रही हैं। तो आप बाकी वीडियोज को भी देख सकते हैं। हम सीधे क्लास प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ बातें देख लेते हैं। उसमें ये बातें हैं कि हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करना है हमको। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करने के पहले हम हिंदी के बारे में चर्चा करते हैं। हिंदी यहाँ पे कहने का मेरा मतलब क्या है, ये जो हिंदी शब्द होता है ना, हिंदी भाषा एक अलग है, हम अभी सिर्फ हिंदी शब्द की बात कर रहे हैं। इस हिंदी शब्द के बारे में चर्चा करते हैं। तो अगर हम हिंदी शब्द के बारे में चर्चा करें तो इसका जो मूल है, हिंदी का जो मूल है वो क्या होता है, हिंद होता है। हिंदी का मूल क्या होता है, हिंद होता है, जो कहाँ से निकल करके आया हुआ है। तो ये आपको भली भांति पता है, जो आपने अपनी इतिहास की क्लासेस में इसको कभी किसी ज़माने में पढ़ा रहा होगा कि जो ईरानी होते थे, ईरानी फारसी होते थे, जिनको हम ईरानी या फारसी बोलते हैं, वो लोग क्या करते थे, हिंद शब्द का प्रयोग करते थे। और वही आगे चल करके हिंदी किस में कन्वर्ट होता है, हिंद शब्द रहता है वो हिंदी में कन्वर्ट होता है। और वही हिंदी जो रहता है वो हिंद हिंद से दो चीज़ें निकल करके आती कायदे से। एक क्या निकल करके आता है, आपका हिंदी निकल करके आती, दूसरा हिंदुस्तानी। तो जो वहाँ रहने वाले लोग थे उस हिंद की वजह से हिंदुस्तानी कहला गए, और जो वहाँ बोलने वाली भाषा थी उस हिंद की वजह से वो भाषा क्या हो गई, हिंदी हो गई। ये बेसिक बातें आपको पहले से पता होंगी मेरे ख्याल से। ये जो हिंदी है इसकी आदि जननी संस्कृत है, जैसे कि लगभग सभी भाषाओं की आदि जननी हम किसको संस्कृत के रूप में जानते हैं, तो वो भी आपको पता है। जो हिंदी है, अगर हम भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ तो आपके क्या है, अनुच्छेद 343 के तहत क्या है, राजभाषा के रूप में क्या की गई है, रखी गई है। तो ये बेसिक बातें हैं, इनको अभी आपके लिए क्या है याद रखना है। यहाँ पे एक नाम याद रखना है, वो क्या है, पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी का। राम नरेश त्रिपाठी जी के अनुसार क्या है कि ईरानी महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लग गए थे। ये उनका अपना क्या है, इस बारे में हिंदी को लेकर के एक मत था, वो आपको क्या है थोड़ा याद करके रखना है। अब हम प्रारंभ करते हैं भारतीय आर्य भाषाओं को। तो देखो, भारतीय आर्य भाषाओं की अगर हम चर्चा करें तो उसके पहले हम ये देखते हैं कि जो विश्व में लगभग 3000 के आसपास जो भाषाएं हैं, उन 3000 के आसपास की भाषाओं को 12 भाषा परिवारों में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। भाषा परिवार, परिवार मतलब क्या होता है, हम उसको बोल सकते हैं कुल में। तो यहाँ भाषा परिवार का मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं, भाषाओं की समानता के आधार पर, वो क्षेत्रीय स्तर पर समानता हो सकती है, वो क्या हो सकती है, व्याकरणीय समानता हो सकती है, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, भाषा को 12 परिवारों में डिवाइड करते हैं, या विश्व की सभी भाषाओं को 12 परिवारों में डिवाइड करते हैं। और उनमें से कुछ भाषा परिवार भारत में भी आते हैं, जिसके तहत हमारी भाषाएं समाहित हैं। इन 12 भाषा परिवारों के नाम क्या हैं वो आपको याद रखने हैं, जिसमें सबसे पहले क्या आता है आपका, भारोपी भाषा परिवार आता है, जिसमें भारत और यूरोप की भाषाएं आती हैं। उसको आप कैसे समझेंगे, तो भार और यूरोपी, तो भा से भारत हो जाता है और यूरोपी से यूरोप हो जाएगा। तो भारत और यूरोप की भाषाएं भारोपी भाषा परिवार के तहत आती हैं, ये आपको पहले से पता होगा मेरे ख्याल से। इसके अलावा 11 भाषा परिवार और कौन से हैं, तो द्रविड़, चीनी, सेमेटिक, टेमेटिक, आग्नेय, यूराल, बांटू, रेड इंडियन, कॉकेसस, सूडानी, बुशमैन, ये क्या होते हैं, अन्य भाषा परिवार होते हैं। 11 अन्य भाषा परिवार होते हैं। तो ये टोटल 12 भाषा परिवार है, जिसके तहत विश्व की सभी भाषाओं को डिवाइड किया गया है। हिंदी भाषा जो है वो भारोपी भाषा परिवार के तहत आती है। इसके बारे में हमने ऊपर चर्चा करी। अब ये जो पूरी व्यवस्था है ये क्या कहलाती है, भारतीय आर्य भाषा के रूप में जानी जाती है। अब हमको ये देखना है कि जो भारतीय आर्य भाषा है ये क्या है, ये पूरा क्या खेल है, इसको समझना है हमको। तो हम भारतीय आर्य भाषा जो है उसके विकास के कालखंड को डिवाइड करते हैं 3 हिस्सों में जनरली। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में। जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का कालखंड आता है वो आता है 1500 से 500 ईसा पूर्व के आसपास का, जो कि वैदिक पीरियड है आपका, या वैदिक कालखंड चलता है इस दौरान। दूसरा आता है आपका मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का कालखंड 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक आता है। यहाँ पे पूर्व नहीं आएगा, मिस टाइपिंग है, 1000 ईस्वी तक आता है।
उसके बाद आता है आपका आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का कालखंड 1000 ईस्वी से चालू होगा, यहाँ से यहाँ भी मिस टाइपिंग है पूर्व, 1000 ईस्वी से चालू होकर के आज तक अब तक क्या है अद्यतन चल रहा है। ठीक है, तो हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब हमको इन्हीं तीनों हिस्सों को क्या करना है, थोड़ा विस्तार से चर्चा करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का कालखंड जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया 1500 से 500 ईसा पूर्व के मध्य होता है। अब इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक वैदिक संस्कृत का कालखंड होता है, दूसरा लौकिक संस्कृत का कालखंड होता है। जो वैदिक संस्कृत का कालखंड होता है वो कालखंड था जिसमें क्या किया गया, संस्कृत का प्रयोग किस चीज़ के लिए किया गया, वैदिक साहित्यों की रचना के लिए किया गया। और लौकिक संस्कृत का जो कालखंड होता है वो किस चीज़ के लिए किया गया, तो नाम से स्पष्ट हो रहा है लोक, लौकिक मतलब क्या होता है लोक, लोकों की संस्कृत, लोक मतलब क्या होता है जन, जन मतलब जनता, जनता की जो भाषा थी, जनता की जो संस्कृत थी वो क्या कहला गई आपकी लौकिक संस्कृत कहला गई। तो वो भाषा, वो संस्कृत का रूप जिसमें वैदिक साहित्य रचे गए वो वैदिक संस्कृत है, और संस्कृत का वो रूप जिसको आम जन ने अपने बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया वो क्या हो गया आपका लौकिक संस्कृत हो गया। अब हम सबसे पहले वैदिक संस्कृत की विस्तार से चर्चा करते हैं। वैदिक संस्कृत वो क्या है जिसमें वैदिक साहित्य रचे गए। वैदिक साहित्य में 3 चीजें आती हैं, संहिताएं आती हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं और उपनिषद आते हैं। ये जो संहिताएं हैं इसमें क्या आता है, तो इसमें जनरली क्या किया जाता है, 4 वेदों को रखा जाता है। संहिताओं में 4 वेदों को रखा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ आपको पता है कि संहिताओं को समझाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी, और इन्हीं सबको समझाने के लिए संहिता और ब्राह्मण को समझाने के लिए उपनिषदों की रचनाएं की गई थी। सबसे पहले आते हैं आपके संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। तो संहिताओं के तहत हम वेदों को रखते हैं। कौन कौन से वेद, तो आपको पता है 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। हम सबसे पहले चर्चा करते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद में क्या हो जाता है आपको पहले से बारे में पता है। टोटल इसमें क्या होते हैं, प्राचीनतम ग्रंथ है हमारा, सत्य सनातन वैदिक धर्म का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है आपका, जिसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, और 10,580 क्या है ऋचाएँ। ऋचाएँ मतलब क्या है, श्लोक शामिल हैं। और ये जो सभी श्लोक आदि हैं 10,580 श्लोक, 1028 सूक्त, और 10 ये जो पूरी व्यवस्था 10 मंडलों में के तहत रखी गई है, ये सभी क्या है किसके लिए है, देवताओं की स्थितियों की स्तुतियों के लिए, देवताओं को क्या है, देवताओं की पूजा पाठ के लिए क्या है श्लोक समर्पित हैं। दूसरा आता है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद के 2 हिस्से हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। जो कृष्ण यजुर्वेद है वो 2 रूपों में पाया जाता है, ये दोनों रूप उसमें विद्यमान रहते हैं। कौन कौन से, तो मंत्रात्मक भाग अर्थात क्या होता है गद्यात्मक शैली, सॉरी पद्यात्मक शैली, और दूसरा आता है आपका गद्यात्मक भाग। ठीक है, तो जो आपका कृष्ण यजुर्वेद है वो गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों शैलियों में मिलेगा। पद्यात्मक शैली में किस रूप में मिलेगा, मंत्रों के रूप में, और गद्यात्मक शैली में भी वो मिलेगा। जबकि इसका जो दूसरा पार्ट है क्या होता है वो शुक्ल यजुर्वेद, वो सिर्फ क्या है आपको पद्यात्मक शैली में मिलेगा, सिर्फ मंत्रों के रूप में क्या है मिलता है। तो ये यजुर्वेद था आपका। तीसरा आता है आपका सामवेद, जिसमें क्या है सोम भागों यज्ञों, यहाँ यज्ञ आएगा, सोम यज्ञ वीणा के साथ बजाए जाने वाले सूक्तों को गे पदों के रूप में सजाया गया है। अर्थात जो आप पढ़ते हैं कि क्या किया गया है, संगीत की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो यहीं से देखने को मिलती है सामवेद से। चौथा आता है आपका अथर्ववेद, इसमें जन साधारण में प्रचलित तंत्र मंत्र टोने टोटके आदि का क्या है संकलन देखने को मिलता है। उसके बाद आते हैं आपके उपनिषद। उपनिषद वस्तुतः ब्राह्मण ग्रंथों के ही अंतिम भाग होते थे। उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है, परंतु इसमें 12 उपनिषद ही मुख्य हैं। कौन कौन से 12 उपनिषद हैं, 108 उपनिषद हैं, 12 मुख्य कौन कौन से, ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, बृहदरण्यकोपनिषद, ऐत्रेयोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, श्वेताश्वेतर उपनिषद, और कौशितकी उपनिषद। ये 12 उपनिषद क्या है मुख्य रूप से क्या किए जाते हैं, पढ़े जाते हैं, जाने जाते हैं, प्रशंसा की जाती है। इसके बाद आता है कि विद्वानों ने, अब यहाँ से महत्वपूर्ण चीज चालू होती है आपके लिए, वो क्या है कि वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी गई है। वैदिक साहित्य में ध्वनियों की संख्या कितनी मानी गई है विद्वानों के द्वारा, या फिर आपको डायरेक्ट बोल सकते हैं कि वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी गई है। तो वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी गई है, जिसमें 52 में से 13 स्वर होते हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक बार आप पढ़ लीजिएगा अपने स्तर पर, और 39 व्यंजन होते हैं वो यहाँ पे नीचे लिखे गए हैं, उनको आप एक बार क्या है पढ़ लेंगे। ठीक है, तो विद्वान वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी गई है, 52 मानी गई है, जिसमें से 13 क्या हैं स्वर वर्ण हैं, और 39 क्या हैं व्यंजन वर्ण हैं। इतना आपको अच्छे से याद रखना है। जिह्वा मूली वर्णों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। उपाध मानीय वर्णों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और अनुस्वार और विसर्ग भी उसमें क्या रहते हैं, समाहित रहते हैं। तो इनको आपको अच्छे से याद रखना है। अगला आता है वैदिक साहित्य में
या वैदिक संस्कृत में लिंग और वचन के बारे में चर्चा, तो लिंगों की संख्या 3 बताई गई है, वचनों की संख्या 3 बताई गई है। सामान्य तौर पर हम दोनों की संख्या 2-2 पढ़ते हैं। लिंगों की संख्या में सामान्य तौर पर हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पढ़ते हैं, जबकि यहाँ तीसरा लिंग भी शामिल है, नपुंसक लिंग। वचनों की संख्या हम सामान्य तौर पे एक वचन और बहुवचन पढ़ते हैं, पर यहाँ पे तीसरा भी शामिल है, वो क्या है, द्विवचन भी आ जाता है। तो ये आपको लिंग और वचन की संख्या भी वैदिक संस्कृत के अनुसार या वैदिक साहित्य के अनुसार याद रखनी है। दूसरा आता है आपका लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में जैसे रचनाएं जो की गई वो क्या है, अष्टाध्यायी हो जाता है, जो पाणिनि ने लिखा था। महर्षि वाल्मीकि का लिखा रामायण हो जाता है। महर्षि वेदव्यास का लिखा महाभारत हो जाता है। अलग अलग लोगों द्वारा लिखे गए, ऋषियों द्वारा लिखे गए पुराण आ जाते हैं। आदि की रचना लौकिक संस्कृत में क्या है, की गई थी। अब अगली जो महत्वपूर्ण चीज है वो आपको लिए याद रखनी, वो क्या है, लौकिक ध्वनियों की संख्या। वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी थी, 52 थी। लौकिक ध्वनियों की संख्या कितनी है, 48 है। 48 क्यों है, क्योंकि इसमें से 4 वर्ण ध्वनियां, ये 4 वर्ण या 4 ध्वनियां हटा दी गई। कौन कौन सी वो 4 वर्ण या ध्वनियां हटा दी गई, तो ये जीवामूली और उपध्वनि, ठीक है, उपध्वनि, इनको क्या है, हटा दिया गया। इस प्रकार से इस कारण से क्या हो जाता है, उनकी संख्या 48 रह जाती है। अब हम आते हैं प्राचीन के बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में, जो कि 500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक क्या है, चलती 1000 ईस्वी ईस्वी तक क्या चलती है। इसमें क्या आ जाता है, तो भगवान बुद्ध के जन्म तक भारतीय आर्य भाषा का विकास के मध्यकाल में प्रवेश कर चुकी थी। 500 ईसा पूर्व से, अब यहाँ पे इस कालखंड को समझो। 500 ईसा पूर्व का जो कालखंड है, तो लगभग यहाँ पे क्या चले जाएंगे आप, 300 के आसपास चले जाएंगे, या 350 ईसा पूर्व के आसपास चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैन धर्म का उदय हो रहा है, बौद्ध धर्म का उदय हो रहा है, ठीक है। तो इस कालखंड में आपको जैन धर्म को में प्रयोग की जाने वाली भाषा और बौद्ध धर्म में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं को के बारे में चर्चा देखने को मिलेगी। तो भगवान बुद्ध के जन्म तक क्या था, भारतीय आर्य भाषा का विकास मध्यकाल में प्रवेश कर चुका था। मतलब क्या हुआ, प्राचीन काल क्या हो गया, समाप्त हो गया। हमने देखा कि प्राचीन काल कब तक चलना था, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक चलना था, जो कि समाप्त हो गया। 500 ईसा पूर्व से क्या चलेगा आपका, यहाँ से मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल प्रारंभ होगा। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के 1500 वर्षों तक भारतीय आर्य भाषा विभिन्न प्राकृतों तथा अपभ्रंश के रूप में भी क्या है, विकसित होती रही। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की क्या है, ये क्या है, जननी के रूप में अवस्थित हो गई, ठीक है। तो अब इसमें क्या आता है, प्राकृत और अपभ्रंश, दो चीजें आती हैं। प्राकृत मतलब क्या होता है, जो स्थानीय लोगों द्वारा, जनता द्वारा सामान्य तौर पर बोलचाल की भाषा में प्रयोग की गई भाषा थी, वो सब प्राकृत भाषाएं कहलाने लग गई। और अपभ्रंश मतलब क्या होता था, कि जो मूल भाषाएं होती थी उनमें समय के साथ क्या होता जाता था, कुछ परिवर्तन होता जाता था। काल और समय की मांग के अनुसार लोग अपनी आवश्यकता अनुसार क्या करते रहते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन करते रहते हैं, उसके भाषा के रूप को परिवर्तित करते रहते हैं। वो क्या हो जाता है आपका, अपभ्रंश के रूप में उभर करके आता है। भ्रंशित रूप, अपभ्रंश मतलब क्या है, भ्रंशित रूप है, वो भाषा का भ्रंशित रूप है, खंडित रूप है वो। आर्य भाषा के मध्यकालीन स्वरूप को 3 भागों में बांटा जाता है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं, तो एक पाली हो जाता है, दूसरा प्राकृत हो जाता है, और तीसरा क्या हो जाता है आपका सौर उसमें अर्धमागधी वगैरह में चीजें आ जाती है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या है, समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले पाली, प्राकृत और अपभ्रंश 3 रूपों में आता है। सबसे पहले हम पाली को समझते हैं। पाली क्या होता है, तो पाली को प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम इसको, प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत के रूप में। द्वितीय प्राकृत आगे आएगा आपका, है ना। पाली को हम प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। इसमें बौद्ध साहित्य की क्या है, रचना होती है। तो ये आपको अच्छे से पता है कि भगवान बुद्ध के ने उपदेश किस भाषा में दिए, पाली भाषा में। और बुद्धकालीन या बौद्धकालीन जितने भी ग्रंथ उस समय लिखे गए, वो सब किस भाषा में लिखे गए, पाली भाषा में लिखे गए। और ये जो पाली भाषा में लिखे ग्रंथों में जो सबसे प्रमुख ग्रंथ वो क्या है आपके, त्रिपिटक हैं। कौन 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 से ग्रंथ है, त्रिपिटक, जिसमें क्या आता है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में क्या किया गया है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया। भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह कहाँ किया गया है, सुत्त पिटक में किया गया। आपने पहले से पढ़ा रहा होगा कहीं पर। विनय पिटक में आते हैं, तो विनय पिटक के तहत क्या किया गया है, तो जो भी संघ संचालन समिति संबंधी जो नियमावली होती थी, उसका संकलन कहाँ किया गया है, विनय पिटक में, ठीक है। संघ संचालन का मतलब क्या होता है, जो बौद्ध संघ बनाए जाते थे, बौद्ध संघ बनाए जाते थे, उन संघों में किस प्रकार के नियम रहेंगे, भिक्षुओं के लिए किस प्रकार के नियम रहेंगे, भिक्षुणियों के लिए, ठीक है। तो वो सब नियम इसमें समाहित किए जाते थे। तीसरा आता था अभिधम्म पिटक, जिसमें चित्त, चैतसिक आदि धर्मों का विशद विश्लेषण क्या है, उसमें दिया जाता था। उसमें बौद्ध जो सिद्धांत रहते थे बौद्ध धर्म के, उनके बारे में चर्चा अभिधम्म पिटक में की गई थी। अब इसके अतिरिक्त आता है, इन त्रिपिटकाओं के अतिरिक्त क्या आता है, तो पाली भारत की प्रथम देसी भाषा कहलाती है।
सबसे पहले आपको इसको याद रखना है। देशी भाषा का अर्थ क्या होता है, या इसी को क्या बोलते हैं, देश भाषा बोलते हैं। तो देश भाषा क्या होती है, तो सामान्य तौर पर हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि किसी भी देश या किसी भी राज्य में आम बोलचाल में बोले जाने वाली, आम व्यवहार में लाई जाने वाली भाषा का एक रूप होता है, जो क्या होता है, राजकीय कार्यों और न्यायालयों में आदि में क्या है, सामान्य तौर पर प्रचलित होता है। तो ये भाषा का रूप क्या था उस समय, पाली ऐसी भाषा थी जो क्या होती थी, सामान्य बोलचाल की भाषा में, व्यवहार में और राजकीय कार्यों में, न्यायालयों में क्या है, प्रयोग में लाई जा रही थी। तो भारत की प्रथम देश भाषा क्या कहलाती है, आपकी पाली कहलाती है। कई बार इसमें क्या किया जाता है, कई लोग इसको क्या बोलते हैं, लौकिक संस्कृत को भी क्या बोलते हैं आपका, कई बार प्रथम देश भाषा के रूप में जानते हैं, लेकिन हमको जो सर्वमान्य तथ्य है वो क्या माना है, पाली को हम मान के चलेंगे। पाली में लिखे हुए कुछ प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो मिलिंद पानहु हो गया, महावंश हो गया, दीपवंश हो गया, अट्टक कथा हो गई, साहित्य आदि क्या है, शामिल होते हैं। पाली भाषा के 3 व्याकरण उपलब्ध हैं, कौन कौन से, सद्यनीति व्याकरण, कच्चाचान व्याकरण, मुग्गलान व्याकरण। बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, यहीं से आपके प्रश्न बनते हैं, ठीक है। पाली भाषा के 3 व्याकरण उपलब्ध हैं, कौन कौन से व्याकरण उपलब्ध हैं, सद्यनीति व्याकरण, कच्चाचान व्याकरण, कच्चान व्याकरण, और तीसरा आता है आपका मुग्गलान व्याकरण। सद्यनीति व्याकरण की रचना अग्गवंश ने की थी, जो एक क्या थे, बर्मा के क्या थे, बौद्ध भिक्षु थे। तो ये सबसे पहले हमने क्या है, पाली के बारे में चर्चा की। श्रीलंका के मोगलान ने क्या किया था, मोगलान व्याकरण था। कच्चान ने क्या किया था, कच्चान व्याकरण की रचना करी थी। तो आपको तीनों व्याकरण, 3 व्याकरण कौन कौन सी है पाली भाषा के लिए, सद्यनीति व्याकरण जिसकी रचना किसने करी थी, अग्गवंश ने करी थी। कच्चान व्याकरण जिसकी रचना किसने करी थी, कच्चान ने करी थी। और मोगलान व्याकरण जिसकी रचना किसने करी थी, मोगलान ने करी थी, जो कि श्रीलंका का था, और अग्गवंश कहाँ का था, बर्मा का था। पाली भाषा मुख्यतः मगध, उज्जैनी, कलिंग, कौशल आदि स्थान पर प्रचलित थी। मुख्य रूप से पाली को मध्य प्रदेश की बोली माना जाता है। तो ये वहां वहां प्रचलित थी जहां जहां बौद्ध धर्म का प्रभाव था। पाली में वर्णों का वर्गीकरण निम्न ढंग से किया गया है। अब अच्छे से याद रखना है आपको, पाली में वर्णों का वर्गीकरण। तो पाली भाषा की स्वरों की संख्या, इनको आप पढ़ लेंगे अपने हिसाब से, स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको। दूसरा, पाली भाषा के व्यंजनों की संख्या, वो यहाँ पे दी हुई है, इनको भी क्या है, आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। तो हम क्या करने वाले थे, कालीन भारतीय आर्य भाषा जो आती है उसको हम क्या करने वाले थे, 3 हिस्सों में डिवाइड करने वाले थे, जिसमें पहला हिस्सा क्या था आपका, पाली था। दूसरा हिस्सा आता है आपका प्राकृत, प्राकृत देखेंगे, और प्राकृत के प्रकार भी हम क्या है साथ ही कवर करेंगे। फिर हम तीसरे हिस्से में जाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं प्राकृत को, इसको द्वितीय प्राकृत का क्या है कहा जाता है, द्वितीय प्राकृत के रूप में हम इसको जानते हैं। प्राकृत प्राचीन रूप से सर्वाधिक प्रचलित भाषा रही है। हेमचंद्र, मार्कंडेय आदि विद्वानों ने प्राकृत की उत्पत्ति किससे मानी है, संस्कृत भाषा से मानी हुई है। तो सबसे पहले हमने क्या इसमें डिस्कस कर लिया कि इसको द्वितीय प्राकृत कहा जाता है, या द्वितीय प्राकृत काल कहते हैं। प्राकृत क्या है, प्राचीन रूप से सर्वाधिक प्रचलित भाषा रही है। और कुछ विद्वान जैसे कि हेमचंद्र हो गए, जैसे कि क्या हो गए आपके मार्कंडेय हो गए, ये किसको मानते हैं, इसकी आदि जननी, तो संस्कृत को उसकी क्या है, आदि जननी मानते हैं, उससे उत्पन्न मानते हैं। वररुचि ने सर्वप्रथम प्राकृतिक प्रकाश के नाम से प्राकृत व्याकरण लिखा था, तथा हेमचंद्र ने प्राकृत व्याकरण की रचना करी थी। हेमचंद्र को प्राकृत के पाणिनि की संज्ञा दी गई। पाणिनि ने क्या लिखा था, अष्टाध्यायी लिखा था। पाणिनि ने क्या लिखा था, अष्टाध्यायी लिखा था। सर्वप्रथम हमने क्या देखा कि वररुचि ने सर्वप्रथम क्या किया था, प्राकृत प्रकाश नामक एक प्राकृत व्याकरण की रचना करी थी। पहली बात आपको याद रखनी है कि आचार्य वररुचि ने क्या किया था, प्राकृत प्रकाश ग्रंथ लिखा, जो कि क्या था, एक प्राकृत व्याकरण का ग्रंथ था। दूसरा कि प्राकृत व्याकरण की रचना हेमचंद्र ने की थी, उसका नाम ही उन्होंने क्या रखा था, प्राकृत व्याकरण रखा था, ग्रंथ का नाम। हेमचंद्र को क्या कहते हैं हम, प्राकृत भाषा का पाणिनि कहते हैं, ठीक है। अब आती है असली चीज, प्राकृत भाषा के प्रकार। प्राकृत भाषा के कितने प्रकार हैं, इसमें क्या है, बहुत ज्यादा मतभेद है। तो मतभेद होने की स्थिति में हम सब के क्या है, पढ़ लेते हैं, कौन क्या क्या मानता है भाई। तो वररुचि के अनुसार, आचार्य वररुचि ने प्राकृत भाषा के 4 भेद माने हैं। कौन कौन से, महाराष्ट्री, पैसाची, मागधी और सौरसेनी। आचार्य हेमचंद्र ने प्राकृत व्याकरण उनका जो ग्रंथ था, ठीक है, प्राकृत व्याकरण उनका जो ग्रंथ था, उसमें प्राकृत को 3 भेदों में क्या है, डिवाइड किया। कौन कौन से, अर्धमागधी जिसको उन्होंने आरसी कहा था, चूलिका, पैसाची और अपभ्रंश। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 7 प्राकृतों का उल्लेख किया है। वरुण ने 4 बताए, हेमचंद्र ने 3 बताए, भरत मुनि ने क्या बता दिए, 7 बता दिए। कितने, 7 बता दिए।
कौन कौन से? सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, ये तो आपने ऊपर भी पढ़े, 3 हो गए, ठीक है। दक्षिणायता, बाहलिक, अवजिनता तथा प्राच्या, टोटल 7 प्रकार के बताए गए आचार्य भरत मुनि द्वारा, किसके? प्राकृत भाषा के। कौन कौन से प्रकार? सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, प्राच्या, दक्षिणात्या, बाहलिक और आपका क्या हो जाता है? अवंतिका, अवंतिजा। साहित्यिक महत्ता की दृष्टि से सौरसेनी, साची, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी क्या है? मुख्य रूप माने जाते हैं। टोटल 5 रूप हम क्या है सामान्य तौर पर पढ़ते हैं। कौन कौन से? पैसाची, सौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी। वरुचि ने 4 बताए, हेमचंद्र ने 3 बताए, भरत मुनि ने 7 बताए, हम 5 पढ़ते हैं सामान्य तौर पर। अब उन 5 को हमको पढ़ना है। सबसे पहले आता है आपका सौरसेनी प्राकृत। सौरसेनी प्राकृत क्या है? तो सौरसेनी प्राकृत मुक्ता मथुरा के आसपास बोली जाने वाली क्या थी? भाषा थी। यह मध्य प्रदेश की प्रमुख बोली थी। आचार्य भरत मुनि के अनुसार सौरसेनी नाटकों के गद्य भाग की क्या होती थी? भाषा होती थी। जो नाटक का गद्य भाग होता था उसमें उसमें जो भाषा प्रयोग की जाती थी वो कौन सी होती थी? सौरसेनी प्राकृत होती थी। ऐसा आचार्य भरत मुनि का क्या है? मत है। बाद में इससे पंजाबी तथा अन्य हिंदी भाषा समूहों की उत्पत्ति हुई। दिगंबर जैनाचार्यों ने अपने महाकाव्य सौरसेनी भाषा में भी लिखे हुए हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित धर्मों में से किसके ग्रंथ प्राकृत भाषा में देखने को मिलेंगे? तो आप बताएंगे किसके? जैन धर्म के है ग्रंथ प्राकृत भाषा में देखने को मिलेंगे, या प्राकृत में स्पेसिफिक बात करें तो सौरसेनी प्राकृत में देखने को मिलेंगे। आधुनिक विद्वानों के अनुसार सौरसेनी प्राकृत से ही आगे चल करके महाराष्ट्री प्राकृत का विकास होता है। जैन साहित्य के अतिरिक्त कर्पूर मंजरी, जिसको किसने लिखा था? राजशेखर ने लिखा था। चंद्रलेखा, जिसको रुद्रदास ने लिखा था। आनंद सुंदरी, जिसको घनश्याम ने लिखा था, आदि रचनाओं में सौरसेनी प्राकृत का प्रयोग हुआ है। तो आधुनिक विद्वानों के अनुसार सौरसेनी प्राकृत से आगे चलकर किसका विकास होता है? महाराष्ट्री प्राकृत का विकास होता है। सौरसेनी प्राकृत का ही प्रयोग कहाँ किया गया था? जैनाचार्यों द्वारा अपने ग्रंथों में किया गया था। सौरसेनी प्राकृत का प्रयोग कहाँ किया गया? नाटकों में किया गया, ऐसा भरत मुनि का मत था, ठीक है। मथुरा के आसपास बोली जाती थी। मध्य प्रदेश इसका प्रमुख क्षेत्र था। और जैन साहित्यों के अतिरिक्त इसका कई जगह प्रयोग है। इसमें क्या आता है आपका? कर्पूर मंजरी आता है राजशेखर लिखित, चंद्रलेखा आता है रुद्रदास लिखित, आनंद सुंदरी आता है घनश्याम द्वारा लिखित, ठीक है। तो इन नामों को आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद आता है आपका अर्धमागधी। अर्धमागधी मुख्यतः प्राचीन काल में मगध की साधारण बोलचाल की साहित्यिक भाषा थी। देखो ये जो कालखंड चल रहा है, इस पूरे कालखंड में हम कौन सा कालखंड पढ़ रहे हैं? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का कालखंड पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का जो कालखंड था वो कब से चालू हुआ था? 500 बीसी से लेकर के 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक के लिए था वो। जो 500 ईसा पूर्व का जो कालखंड है वहीं से तो क्या होता है आपका? जैन धर्म, बौद्ध धर्म और चालू होता है। साथ ही साथ क्या होता है? मगध साम्राज्य की क्या होती है? स्थापना होती है। जो आपके 16 महाजनपदों की आपने कहानी पढ़ी होगी अंगुत्तर निकाय आदि आदि के माध्यम से, उन 16 महाजनपदों में क्या हो जाता है? एक तरीके से एकीकरण करना चालू किया जाता है। सबसे पहले हर्यक वंश उसका एकीकरण करता है। बाद के कालखंड में अन्य नंद वंश और मौर्य वंश द्वारा क्या किया जाता है? एकीकरण किया जाता है। और वो पूरी व्यवस्था जो निकल करके आती है तो मगध साम्राज्य के रूप में निकल करके आती है, जिसकी मूल भाषा क्या थी? अर्धमागधी थी। जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय के अनुसार, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार अर्धमागधी मध्य देश अर्थात सूरसेन या मथुरा तथा मगध के मध्यवर्ती देश कौशल या अयोध्या की क्या थी? भाषा थी। अब इसको आपको अच्छे से याद रखना है। हम किसके अनुसार इसको पढ़ रहे हैं? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार पढ़ रहे हैं। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अर्धमागधी का क्षेत्र 2 जगह बताया है। वो कौन सा है? तो अर्धमागधी मध्य देश में बोली जाती थी। और मध्य देश का मतलब क्या होता है? मथुरा। मध्य देश का मतलब क्या है? मथुरा। सूरसेन यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है? तो जो महाभारत काल में हम उसको मथुरा को किस नाम से जानते थे? सूरसेन के नाम से जानते थे। तथा मगध के मध्यवर्ती देश कौन सा? कौशल। कौशल मतलब क्या होता है? अयोध्या या उसके आसपास का, आज की तारीख में जिसको आप क्या बोलते हैं, सरयू के आसपास का जो रीजन है, अयोध्या का के आसपास का रीजन, वहाँ का, ठीक है। तो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन के अनुसार अर्धमागधी का क्षेत्र ये था। जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने अपने धर्मोपदेश अर्धमागधी में ही दिए थे। इसी कारण उनके उपदेशों को संकलन को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। आगम क्या होता है? तो आगम का मतलब होता है जो जैन साहित्य लिखे गए उनको क्या हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? सामूहिक रूप से आगम ग्रंथ कहते हैं। आगम ग्रंथों के रूप में जानते हैं। जैन साहित्यों को एक नाम दिया गया आगम ग्रंथ, ठीक है। सबसे पहली ये बात। दूसरी बात आती है कि अर्धमागधी में किसने अपने प्रवचन दिए या किसने अपने धर्मोपदेश दिए? तो आखिरी अंतिम 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने अपने क्या है इसमें उपदेश दिए थे।
आचार्य हेमचंद्र ने अर्धमागधी को आर्ष प्राकृत कहा है। हम पीछे पढ़ करके आए थे, ठीक है, ये हमने क्या है पीछे पढ़ा हुआ था। अर्धमागधी को हेमचंद्र ने क्या कहा था, आरसी कहा था। क्या कहा था, आरसी कहा था। इस चीज को हमने पीछे यहाँ पे पहले ही देखा हुआ था, ये आरसी कहा था। तो आचार्य हेमचंद्र के द्वारा अर्धमागधी को क्या क्या गया, आर्ष प्राकृत कहा। जैनाचार्यों ने भी अर्धमागधी को विभिन्न नामों से पुकारा है, जैसे कोई आदि भाषा कहता है, कोई आर्ष कहता है, कोई आरसी कहता है। तो आपसे पूछा जाएगा आरसी किसने कहा, तो आरसी किसने कहा था, आचार्य हेमचंद्र ने कहा था। और जैनाचार्यों ने भी क्या कहा था, उनको इस नाम से जाना था, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे अर्धमागधी के बाद मागधी में। तो मागधी प्राचीन काल में दक्षिण बिहार में क्या थी, प्रचलित थी। मागधी कहाँ थी, प्राचीन काल में दक्षिण बिहार अर्थात मगध में क्या है, प्रचलित थी। पाली त्रिपिटक में भगवान बुद्ध के उपदेशों की भाषा को क्या कहा गया, मागधी कहा जाता था, ठीक है। तो जो पाली त्रिपिटक आपका क्या था, शुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, उसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों की भाषा क्या बताई गई, मागधी बताई गई। मार्कंडेय ने मागधी की उत्पत्ति किससे बताई है, सौरसेनी प्राकृत से बताई है। हमने पीछे जब पढ़े रहे थे सौरसेनी, तो हमने इसमें देखा भी था कि इसमें सबसे पहले क्या बता दिया गया, तो यहाँ से महाराष्ट्र की उत्पत्ति हुई थी, और यहीं से क्या हो जाता है आपका, मागधी की उत्पत्ति भी देखने को मिलती है सौरसेनी से ही। आचार्य अश्वघोष के नाटकों में मागधी प्राकृत के प्राचीनतम रूप क्या होते हैं, परिलक्षित होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। अर्थात क्या होता है इसका, कि जो अश्वघोष द्वारा जो रचित नाटक थे, उसमें भी क्या किया गया, मागधी प्राकृत का क्या है, प्रयोग किया गया है। प्राकृत व्याकरण के अनुसार मागधी प्राकृत की विशेषताएं क्या होती हैं, तो आप प्राकृत व्याकरण के अनुसार मागधी प्राकृत की विशेषताओं में पहली विशेषता आती है कि रा के स्थान पर क्या किया जाता है, ला का प्रयोग किया जाता है। रा के स्थान पर क्या है, ला का प्रयोग किया जाता है। और स श श के स्थान पर स का अर्थात सलजम वाले सा का क्या है, उच्चारण। तथा अकारांत शब्दों के कर्ता कारक एक वचन की विभक्ति एक का प्रयोग किया जाता है, जैसे जन जने, ठीक है। अब देखो ये होता क्या है, अकारांत शब्द क्या होते हैं, तो अकारांत शब्द क्या होता है एग्जैक्टली, तो ऐसे सभी शब्द जिनकी आखिरी वर्ण या आखिरी ध्वनि क्या होती है, आ होती है। ऐसे सभी शब्द जिनकी आखिरी वर्ण या आखिरी ध्वनि क्या होती है, आ होती है, वो क्या कहलाएंगे, अकारांत कहलाएंगे। और यहाँ पे एग्जैक्टली मागधी में क्या हो रहा है, तो अकारांत की जगह क्या 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 प्रयोग किया जा रहा है, ए अभिव्यक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, या ए विभक्ति का क्या है, प्रयोग किया जा रहा है। अब आता है कि मागधी में जो रचित ग्रंथ है वो कौन से, जैसे क्या हो जाता है, मुद्रा राक्षस हो जाता है विशाखदत्त का, मृच्छकटिकम हो जाता है शूद्रक का, आदि रचनाओं में यत्र तत्र मागधी के दर्शन देखने को मिलती हैं। ये जो ग्रंथ हैं पूर्ण रूप से मागधी में नहीं लिखे गए थे, लेकिन इन ग्रंथों में कहीं ना कहीं मागधी का कुछ ना कुछ हिस्सा क्या किया गया, शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ये मागधी के बारे में कुछ बातें थी, आपको इनको क्या है, याद रखना है। फिर आता है आपका पैसाची। तीन प्राकृत के तीन हिस्से हमने पढ़ लिए। चौथा हिस्सा आता है, चौथा प्रकार आता है पैसाची। यह उत्तर पश्चिम में कश्मीर के आसपास की भाषा थी। पैसाची कहाँ की थी, कश्मीर के आसपास की भाषा थी। हॉर्नले ने इसे द्रविड़ों द्वारा प्रयुक्त भाषा तथा पुरुषोत्तम देव ने संस्कृत और सौरसेनी का विकृत रूप माना है। दो विचार आते हैं सबसे पहले, इन विचारों को आपको अच्छे से याद रखना है। हॉर्नले महोदय के अनुसार क्या थी, पैसाची द्रविड़ों की भाषा थी। हमने पहले तो क्या पढ़ा कि ये कश्मीर के आसपास प्रचलित थी, लेकिन हॉर्नले का मत क्या था कि नहीं भैया ये क्या थी, द्रविड़ों की भाषा थी। पुरुषोत्तम देव क्या बोलते थे कि ये संस्कृत और सौरसेनी का अपभ्रंशित रूप था, अर्थात विकृत रूप था। विकृत मतलब ही क्या होता है आपका, अपभ्रंशित कहलाता है। पैसाची उन आर्यों की भाषा थी, यहाँ पे आर्य आएगा, उन आर्यों की भाषा था जिन्होंने आर्य संस्कृत को पूर्ण रूप से क्या है, नहीं अपनाया हुआ था। अर्थात बहुत सारे ऐसे लोग रहे होंगे जो संस्कृत नहीं बोल पाते रहे होंगे, या जिनने संस्कृत को अपनाया ही नहीं रहा होगा, तो उनने किस भाषा का प्रयोग करना चालू कर दिया था, पैसाची का प्रयोग करना चालू कर दिया था। इसके अवशेष पैसाची भाषा के अवशेष कहाँ मिलेंगे, चीन, तुर्किस्तान, काफिरिस्तान, गांधार आदि क्या है, आदि में पाए गए शिलालेखों में मिलते हैं। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर की भाषाओं में पैसाची का प्रभाव स्पष्ट रूप से क्या होता है, परिलक्षित होता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कौन सी प्राकृत भाषा प्रचलित थी, तो वह क्या है, पैसाची भाषा थी। नेक्स्ट आता है आपका महाराष्ट्री भाषा। महाराष्ट्री क्या है, तो साहित्यिक प्राकृतों में महाराष्ट्री प्राकृत क्या है, सर्वाधिक विकसित है। प्राकृत व्याकरणों ने इसे आदर्श प्राकृत माना है, और सबसे पहले इन्होंने ही इसका क्या है, विवेचन किया। संस्कृत नाटकों में प्राकृत पद रचना प्राय महाराष्ट्री में ही देखने को मिलती है।
काव्य भाषा के रूप में यह पूरे उत्तर भारत में प्रचलित थी। कालिदास तथा हर्ष ने अपने नाटकों में के गीत में इसी भाषा को क्या है लिखा हुआ है। तो हमने क्या देखा महाराष्ट्री में कि जो साहित्यिक प्राकृतों में महाराष्ट्री प्राकृत सर्वाधिक विशेष। साहित्यिक प्राकृत का मतलब क्या होता है कि प्राकृत का वह रूप जिसमें साहित्य रचना की गई। प्राकृत का वह रूप जिसमें साहित्य रचना की गई। और प्राकृत के 5 रूप हुए, सामान्य तौर पर प्राकृत के 5 रूप हुए, और उनमें सबसे ज्यादा साहित्यिक रचना किसमें की गई? महाराष्ट्री प्राकृत में की गई। ये बात आपको याद रखनी है। प्राकृत व्याकरणियों ने इसे आदर्श प्राकृत माना है और सबसे पहले उन्होंने इसका विवेचन किया। संस्कृत नाटकों में प्राकृत का पद रचना प्राय महाराष्ट्री में ही देखने को मिलती है। उत्तर भारत में ये भाषा प्रचलित थी। कालिदास और हर्ष ने भी क्या किया है? इसका प्रयोग अपने ग्रंथों में किया है। तो हम क्या देख रहे थे? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा देख रहे थे। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के तहत हमको क्या करना था? 3 हिस्से देखने थे। ये यहाँ पे हमने देखा हुआ था, डिस्कस किया था मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में। तो आर्य भाषा के मध्यकालीन स्वरूप में 3 हिस्से आते हैं। पहला आता है पाली, दूसरा हमने क्या देख लिया? प्राकृत देख लिया। अब तीसरा आता है कौन सा? आपका अपभ्रंशित रूप, अपभ्रंश के रूप में। तो उसको अब हम चर्चा करते हैं। तो अपभ्रंश भाषा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की तीसरी अवस्था, इसे तीसरा प्राकृत काल कहते हैं। अपभ्रंश शब्द का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ, गिरा हुआ या विकृत। ठीक है, बिगड़ा हुआ, गिरा हुआ, विकृत, ये उस रूप में हम उसको क्या है जानते हैं। आचार्य हेमचंद्र व वाघभट्ट ने अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा तथा दंडी ने इसे क्या किया? आभिरादि की भाषा कहा है। आचार्य हेमचंद्र और आचार्य वाघभट्ट ने अपभ्रंश को क्या कहा है? ग्राम भाषा के रूप में संज्ञा दी है। तथा आचार्य दंडी ने इसे क्या कहा है? आभिरादि भाषा कहा है। जैसे हमने पीछे देखा था कि कुछ लोग अर्धमागधी क्या कह रहे थे? आर्स कह रहे थे, वैसे ही क्या है अपभ्रंश को भी आचार्य हेमचंद्र क्या कहते हैं? वो वाघभट्ट क्या कहते हैं? ग्राम भाषा। आचार्य दंडी आभिरादि कहते हैं। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पतंजलि ने अपने महाभाष्य में किया है। इस ग्रंथ में उन्होंने उदाहरण देकर के अपभ्रंश संबंधी विचार क्या है स्पष्ट किए हैं। तो किसने क्या कहा वो आपको याद रखना है। और सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो महाभाष्य में मिलता है। महाभाष्य किसका ग्रंथ है? आचार्य पतंजलि का है, उसको आपको याद रखना है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने अपनी पुस्तक हिंदी भाषा का उद्गम एवं विकास, हिंदी भाषा का उद्गम विकास में अपभ्रंश का जन्मकाल 700 ईस्वी के आसपास क्या है स्वीकार किया है। देखो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा एक विवादास्पद स्थिति बनती है। यहाँ पे कई लोगों को मानना क्या था कि ये लगभग क्या है 1000 ईस्वी के आसपास ही सीधे उभर करके आती है और 1100 तक क्या है चलती है। 1000 ईस्वी के आसपास उभर करके आती है, 1100 के आसपास चलती है। लेकिन उदय नारायण तिवारी जी के अनुसार क्या है 700 ईस्वी के आसपास क्या है ये उभर करके ये चीज़ आती है। डॉक्टर नामवर सिंह ने अपने ग्रंथ हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, ये क्या है ग्रंथ का नाम है, आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले क्या किया गया? उदय नारायण तिवारी जी के अनुसार हिंदी भाषा का उद्गम व विकास, ये उनका ग्रंथ था, उसमें उन्होंने 700 ईस्वी बताया। फिर डॉक्टर नामवर सिंह आते हैं, उनके ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान। इसमें उन्होंने भी 700 के आसपास क्या उसको स्वीकार किया है। और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने इसको कब स्वीकार किया? तो 500, ये 200 साल और पहले चले जाते हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। अब हम आते हैं अपभ्रंश में। तो मार्कंडेय व उनके इतर आचार्यों ने अपभ्रंश के कुल 3 भेद बताए हैं। मार्कंडेय और उसके उनके अतिरिक्त अन्य आचार्यों ने भी क्या है उनके 3 भेद बताए। कौन कौन से? एक नागरीय या नागर जो गुजरात के आसपास बोला जाता था, एक उपनागर जो राजस्थान के एरिया में बोला जाता था, और एक ब्राचड़ जो कि सिंध के रीजन में क्या है बोला जाता था रूप। ठीक है, तो 3 रूप आते हैं, नागर, उपनागर और ब्राचड़। किसके रूप हैं? अपभ्रंश के रूप हैं। दूहा अर्थात दोहा भी क्या है मूलतः अपभ्रंश भाषा का ही क्या है छंद होता है। अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू हैं। अपभ्रंश के महान कवि कौन है? स्वयंभू हैं। अगर मैं अपभ्रंश के महान कवियों की बात करूं तो उसमें कई आ जाते हैं, जिसमें आपके सरहपा, कनहपा, स्वयंभू, धनपाल, पुष्पदंत है ना, ये सब क्या है उसके इसके अपभ्रंश के प्रमुख कवियों में आ जाते हैं। तो अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू हैं, जिन्होंने किसकी रचना करी थी? पौमचर्यु, रिठेनमी चर्यु तथा स्वयंभू छंद नामक 3 ग्रंथों की रचना करी थी। पौमचर्यु एक अपूर्ण ग्रंथ है, फिर भी इसमें राम का चरित्र क्या है विस्तार से क्या है वर्णित किया गया है। किसमें? अपभ्रंश भाषा में। कथा के अंत में राम निर्वाण प्राप्त करते हैं, निर्वाण प्राप्त करना अर्थात राम भी वहां से क्या है मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। अपभ्रंश के दूसरे कवि पुष्पदंत 10वीं शताब्दी में हुए। इनकी भी 3 रचनाएं, कौन कौन सी? महापुराण, नयकुमार चर्यु और जसहर चर्यु। ठीक है, महापुराण, नयकुमार चर्यु और जसहर चर्यु। तो हमने चर्चा करी सबसे पहले अपभ्रंश के महान कवियों की, जिसमें सरहपा, कनहपा, स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल ये सब आ जाते हैं। ठीक है,
जगनीक वगैरह भी क्या है इसी में शामिल आ जाते हैं। अब इसमें जो प्रमुख चीज़ देखने को मिलती है तो वो क्या आता है कि स्वयंभू की रचनाएं क्या हैं और पुष्पदंत की रचनाएं क्या हैं, तो वो हमने यहाँ पे चर्चा कर ली। अपूर्ण ग्रंथ कौन सा है वो भी आपको याद रखना है कि आपसे पूछा जा सकता है कि स्वयंभू का अपूर्ण ग्रंथ कौन सा है, तो वो पौंचर्यु है। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि आते हैं धनपाल, पहले स्वयंभू, दूसरे पुष्पदंत, तीसरे धनपाल। इनकी रचना 10वीं शताब्दी क्या है, भविष्यत कहा। धनपाल की रचना क्या है, भविष्यत कहा। ठीक है, तो उसको भी आपको याद रखना है। अपभ्रंश साहित्य के समर्थ कवियों में अब्दुल रहमान का नाम आता है, जिन्होंने संदेश रासक लिखा था। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तो अपभ्रंश साहित्य के समर्थ कवियों में कौन आ जाता है आपका, अब्दुल रहमान आते हैं। अब्दुल रहमान ने जो रचना करी थी वो क्या थी, संदेश रासक थी। संदेश रासक खंड काव्य है जिसमें क्या है, विक्रमपुर की एक वियोगिनी का वर्णन देखने को मिलता है, उसका विरह का चर्चा देखने को मिलती है। सने जो आपका अब्दुल रहमान थे उनकी एक दूसरी रचना भी है, लेकिन वो क्या है आपकी अवहट्ट रचना है। उस अवहट्ट रचना का नाम क्या था अब्दुल रहमान की, तो वो क्या है आपका सनेह रासय। क्या है वो, उसका नाम सनेह रासय। ठीक है, तो वो भी आपको याद रखना है, लेकिन ये अपभ्रंश नहीं, अवहट्ट रचना है। फिर आता है कि कनकामर मुनि की करंकौ चरित क्या है, अपभ्रंश काल की प्रसिद्ध रचना है। अपभ्रंश की अब आते हैं विशेषता, तो अपभ्रंश की विशेषता क्या है कि अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा कहा जाता है। उकार बहुला भाषा का अर्थ क्या है, समानता अपभ्रंश टा वर्ग प्रधान भाषा है जिसमें ण की क्या होती है, बहुलता देखने को मिलती है। जैसे हमने पीछे यहाँ पे देखा णय कुमार, हमने क्या देखा यहाँ पे णय कुमार महापुराण। ठीक है, तो यहाँ पे टा णा वर्ण क्या है आपकी बहुलता देखने को मिलेगी। अपभ्रंश में दो वचन तथा दो लिंग मिलते हैं। नपुंसक लिंग का उदाहरण नागर अपभ्रंश में भी देखने को मिलता है। तो जनरली क्या है, जो सामान्य चलता है दो लिंग और दो वचन वही देखने को मिलते हैं, जबकि नागर लिंग में क्या है उसमें नागर अपभ्रंश में तीन लिंग क्या है, तीसरा लिंग जो कि नपुंसक लिंग है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आता है कि अपभ्रंश के रूप और उनसे विकसित हुई आधुनिक भारतीय भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो अपभ्रंश की अगर हम चर्चा करें तो अभी तक हमने जितने भी अपभ्रंश देखे उनसे उनमें से कौन कौन सी भाषाएं निकल करके आती हैं, तो एक अपभ्रंश है आपका कौन सा, सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश की अगर हम चर्चा करें तो उसमें से जो निकली हुई भारतीय भाषाएं हैं या भारतीय आधुनिक भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो तीन भारतीय भाषाएं निकल करके आती हैं। वो कौन सी हैं आपकी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती निकल करके आती हैं। पैसाची से पंजाबी भाषा आती है। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी आती है। मागधी से बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया आती हैं। खस से पहाड़ी आती है। ब्राचड़ से पंजाबी, सिंधी और महाराष्ट्री से मराठी भाषा उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले क्या देखा आपने, सौरसेनी से तीन भाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी आती है। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी उत्पन्न होती है। मागधी से चार भाषाएं उत्पन्न होती हैं, बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया। खस से पहाड़ी भाषा उत्पन्न होती है। ब्राचड़ से दो भाषाएं, पंजाबी और सिंधी। महाराष्ट्री से मराठी। ये आपको याद रखना है चार्ट। अब आते हैं अपभ्रंश काल की रचनाएं। अपभ्रंश काल की रचनाएं व रचनाकारों की अगर हम चर्चा करें तो अपभ्रंश काल की रचनाओं में सबसे पहले क्या आते हैं आपके जैनाचार्य हेमचंद्र आते हैं। हेमचंद्र की रचना का नाम प्राकृत व्याकरण है। मेरुत्तुंग आते हैं, मेरुत्तुंग की रचना प्रबंध चिंतामणि है। लक्ष्मीधर की क्या है, प्राकृत पेंगलम है। रोड़ा की क्या है, राउलवेल है। रोड़ा या रोड कवि बोलते हैं इन्हीं को, तो उनकी क्या है आपकी राउलवेल है। अब्दुल रहमान की संदेश रासक है, संदेश रासक। राम सिंह की क्या है, पाहुड़ दोहा। जिन दत्त सूर्य की क्या है, उपदेश रसायन रास। विद्यापति की कीर्ति लता व कीर्ति पताका है। देवसेन की क्या है, श्रावकाचार्य। देवसेन की क्या है, श्रावकाचार्य। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या याद रखना है, इन रचनाओं को, और इन नामों को आपको अच्छे से याद रखना है। ये सभी रचनाएं किनकी हैं, अपभ्रंश काल की रचनाएं हैं, अपभ्रंश के कवियों की रचनाएं हैं। नेक्स्ट आता है आपका अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी का संबंध क्या है। अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी के संबंध की अगर हम चर्चा करें तो अपभ्रंश का प्रयोग साहित्य में 12वीं शताब्दी तक होता रहा। अपभ्रंश का प्रयोग साहित्य में चालू कब से हुआ, तो अगर हम सामान्य एक परिचर्चा में लेकर के चलें तो इसका प्रयोग कब से चालू होता है, 700 ईस्वी के आसपास चालू होता है। नामवर सिंह के अनुसार भी अगर हम चर्चा करें तो 700 के आसपास है, लेकिन 500 ईस्वी के आसपास चालू हो जाता है। ऐसा किसका मानना था, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का मानना था। ये हमने सब पीछे की स्लाइड में डिस्कस किया।
लेकिन इसका प्रयोग चला कब तक, ये तो यहाँ से चालू होता है, तो चला कब तक, 1200 के आसपास तक क्या है, 12वीं शताब्दी के आसपास क्या है देखने को मिलता है, होता रहा। परंतु 1000 ईस्वी आते जाते तक यह बोली क्या होती, हिंदी में रूप में प्रतिष्ठित हो गई। अब यहाँ से क्या होती, कहानी बदलने लग जाती है। कहानी क्या बदलने लग जाती है, तो अपभ्रंश से अवहट्ट का रूप विकसित होने लग जाता है। अपभ्रंश से अवहट्ट का रूप विकसित होने लग जाता है, और उसी अवहट्ट से साथ में ही क्या होने लग जाता है, आपका जो हिंदी का प्रतिष्ठित रूप होता है, जो हिंदी का मूल रूप होता है, या प्राचीन हिंदी जो होती है, वो विकसित होना चालू हो जाती है, जिसको हम खड़ी बोली के रूप में जानते हैं। अपभ्रंश के ही परवर्ती रूप को विद्वानों ने क्या कहा है, अवहट्ट कहा है। यही तो हम अभी चर्चा किए कि अपभ्रंश का ही जो आगे का रूप आएगा वो क्या है, आपका परवर्ती रूप, मतलब बाद का रूप, जो उत्तर बाद का उत्तरी रूप आएगा वो क्या आ जाता है, आपका अवहट्ट आ जाता है। 13वीं से 14वीं ईस्वी के साहित्यकारों ने अपनी भाषा को अपभ्रंश अवहट्ट कहा, तथा हेमचंद्र ने उन्हें देसी नाममाला में क्या शामिल करना उचित समझा। अपभ्रंश की ध्वनियाँ भी हिंदी में प्रचलित हैं, कुछ नई ध्वनियों का भी हिंदी में क्या विकास हुआ। हिंदी शब्दों की इसी अधिकता को लक्षित करके महापंडित राहुल सांकृत्यायन और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इस भाषा को पुरानी हिंदी के नाम से संबोधित किया। बात यहाँ से एक स्पष्ट हो गई आपको कि अपभ्रंश जिसका प्रयोग 1200 ईस्वी तक चला, उसके पश्चात क्या होने लग जाता है, वो कन्वर्ट होती है किसमें, परिवर्तित होती है किसमें, अवहट्ट में परिवर्तित होती है। ये जो अवहट्ट में परिवर्तन उसका कब से चालू हो गया था, 1000 से ही चालू हो गया था, 1000 ईस्वी से, ठीक है। ये जो अवहट्ट में परिवर्तन होता है वो फाइनली किसमें निकल करके आता है, तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार और चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार, जो हमने पीछे डिस्कस किया, किसके रूप में निकल करके आता है, प्राचीन हिंदी के रूप में या पुरानी हिंदी के रूप में निकल करके आता है, जिसको कुछ लोग खड़ी बोली के नाम से भी जानेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1000 ईस्वी के लगभग अधिकांशतः साहित्य में हिंदी का प्रयोग होने लग गया था। हिंदी ने अपभ्रंश की सारी प्रवृत्तियों को अपनाया। संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि संयोगात्मक भाषाएं थीं। संयोगात्मक भाषा मतलब ये उभरती चली गई, उस समय की काल की मांग के अनुसार, देश काल की मांग के अनुसार जो चीजें उभरती चली गई, वो सब क्या संयोगवश होता चला गया। संज्ञा सर्वनाम के कारक को रूपों के लिए अपभ्रंश में कारक चिन्ह अलग से प्रयुक्त किए गए। काव्य में प्रयुक्त भाषा अपभ्रंश कहलाने लग गई। काव्यों में जो उस समय भाषा प्रयुक्त हो रही थी वो क्या हो रही थी, अपभ्रंश हो रही थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश के कई उदाहरण अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रयुक्त किए हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी एवं बहुत से अन्य भाषाविदों ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की एक स्थिति माना है। इसका मतलब क्या है कि भारतीय आर्य भाषा का अगर हम विकास का एक चरण की बात करें, कि सबसे पहले क्या होता है, आपका संस्कृत आती है। इस चरण को आप अच्छे से याद रखेंगे। सबसे पहले क्या आती है, संस्कृत आती है, फिर क्या आता है आपका, पाली आती है। जस्ट अ मिनट। हम्म संस्कृत आती है, संस्कृत से क्या आती है, आपकी पाली आती है, पाली से क्या आता है, आपका प्राकृत आता है, और प्राकृत से आपका क्या चालू हो जाता है, अपभ्रंश चालू होता है। क्या चालू होता है आपका, प्राकृत से अपभ्रंश चालू होता है, ठीक है। तो हम अगर इनके अनुसार चलें कि आचार्य सुनीति कुमार चटर्जी और बहुत से भाषाविदों ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की एक स्थिति माना है, ठीक है। क्यों स्थिति, क्योंकि अपभ्रंश के बाद आपका क्या आएगा, अवहट्ट आएगा, अवहट्ट के बाद क्या आएगा, आपका प्राचीन हिंदी का विकास होगा, और प्राचीन हिंदी के विकास से क्या होगा, फाइनली आपकी आधुनिक हिंदी जो आज की तारीख में आप बोलते हैं वो निकल करके आएगी। प्राचीन हिंदी को कुछ लोग क्या बोलते हैं, पुरानी हिंदी, कुछ लोग क्या बोलते हैं, खड़ी बोली के नाम से जानते हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये बात क्या होगी, ये एक स्थिति है, ये क्या है, एक अवस्था है। भाषा तो क्या हो रही थी, अपने विकास के चरण में, प्रक्रिया में से गुजर रही थी। उसी विकास की प्रक्रिया में एक रूप क्या आ जाता है, अपभ्रंश का रूप आ जाता है। सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार सौरसेनी अपभ्रंश अर्थात अवहट्ट मध्य प्रदेश के अतिरिक्त बंगाल आदि प्रदेशों में काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त हो रहा था। मागधी अपभ्रंश से ही बिहारी, बांग्ला, असमी, उड़िया भाषाओं का क्या होता है, विकास होता है। तो इस चीज के बारे में तो पीछे हमने चर्चा कर ली थी, खैर, ठीक। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, पंजाबी और गुजराती भाषा विकसित हुई। ये हमने चार्ट में पीछे पढ़ लिया था, ठीक है, तो इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है आपको। आचार्य मार्कंडेय और कुछ अन्य विद्वानों ने अपभ्रंश के 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से, तो ये भी पीछे हमने पढ़ा। कौन कौन से आपके प्रकार आ जाते हैं यहाँ पर, ये हमने देखा था, नागर, उपनागर और ब्राचर, ठीक है। नागर गुजरात में, उपनागर आपका कहाँ बोली जाती थी, राजस्थान वाले रीजन में, और ब्राचर आपका कहाँ, पंजाब वाले रीजन में बोली जाती थी। सिंध की बोली, ब्राचर से सिंध बोली विकसित हुई। इस प्रकार पुरानी हिंदी अर्थात अपभ्रंश और अवहट्ट से हिंदी का विकास होता है।
जो हमने ये चरण पढ़ा ना, आपका पूरा विकास की प्रक्रिया हमने पढ़ी। अच्छा, इसको हमने इरेज कर दिया था। ठीक है, विकास की हमने जो प्रक्रिया पढ़ी, संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से पाली, सॉरी संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अभ्रंश, अभ्रंश से अवहट, अवहट से पुरानी हिंदी, पुरानी हिंदी से क्या होता है, आधुनिक हिंदी आपकी निकल करके आती है। ठीक है, तो ये पूरे एक विकास की प्रक्रिया देखी। हिंदी सिद्ध साहित्य में यदा कदा अभ्रंश के दर्शन देखने को मिलते हैं। अभ्रंश के दर्शन कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, तो हमने पीछे चर्चा कर लिया था, चाहे उसमें आचार्य शुक्ल द्वारा अपने ग्रंथों में प्रयोग किया गया हो या अन्य किन्हीं आचार्यों द्वारा प्रयोग किया गया हो। मुख्य रूप से सिद्धों ने अपनी रचनाएं हिंदी के तत्कालीन लोक प्रचलित रूप में क्या है की हैं, तो वहाँ क्या है अन्य अन्य जगहों पर क्या किया गया, हिंदी अपभ्रंश का प्रयोग किया गया। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की चर्चा करते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या देखा था, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसमें हमने वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत देखी थी। हमने दूसरा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा देखी, जिसमें हमने क्या देखा था, 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली हमने देखा, फिर प्राकृत के 5 रूप देखे और फिर हमने अपभ्रंश के बारे में चर्चा करी। अब आती है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय स्वरूपों में हुआ। विभिन्न आधुनिक आर्य भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो देखो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो ये हैं सब, ये सब क्या है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया, पहाड़ी, पंजाबी, सिंधी, मराठी, ये सब क्या है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं, जो यहाँ पे ये नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, कालांतर में पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली ही विकसित होकर के अपने परिनिष्ठित और मानक रूप को पाकर के वर्तमान में राजभाषा हिंदी के रूप में क्या होने लग गई, विकसित होने लग गई, प्रतिष्ठित होने लग गई। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण देखते हैं। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के वर्गीकरण में डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण निम्न रूप में किया है। तो उनने 3 हिस्सों में पहले उसको डिवाइड किया, बाह्य शाखा, मध्य शाखा, अंतः शाखा। बाह्य शाखा में क्या आ जाता है, उत्तरी पश्चिमी समूह, जिसमें लहंदा और सिंधी आती हैं। दक्षिणी समूह में मराठी आती है। पूर्वी समूह में उड़िया, बिहारी, असमिया, बांग्ला आती हैं। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन महोदय द्वारा 3 उप शाखाओं में डिवीजन किया गया आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का। वो 3 उप शाखाएं क्या थी, बाह्य उप शाखा, मध्य उप शाखा, अंतः उप शाखा, आंतरिक उप शाखा। बाह्य उप शाखा को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। वो 3 हिस्से क्या थे, उत्तरी पश्चिमी, जिसमें लहंदा और सिंधी आती है। दक्षिणी, जिसमें मराठी आती है। पूर्वी समूह, जिसमें उड़िया, बिहारी, असमिया और बांग्ला आती है। दूसरा होता है मध्य उपशाखा, जिसमें पूर्वी हिंदी आती है। तीसरा होता है अंतः उपशाखा, जिसमें केंद्रीय समूह और पहाड़ी समूह आते हैं। केंद्रीय समूह का मतलब क्या होता है, पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, खानदेशी, राजस्थानी। और पहाड़ी समूह में क्या आता है, तो नेपाली या पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। तो ये 3 चीजें उसके तहत निकल करके आती हैं। अब आते हैं कि भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश के क्षेत्रीय स्वरूपों के आधार पर क्या है वर्गीकरण किया है। तो अपभ्रंश के अलग अलग क्या है रूप हैं, वो पंडित डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आता है सौरसेनी अपभ्रंश, जिसमें क्या आता है आपका आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी, पहाड़ी, ये जो हमने पीछे देखा था चार्ट, वही चार्ट यहाँ पे क्या है दूसरे रूप में है। मागधी में बांग्ला, बिहारी, असमिया, उड़िया है। ये सब क्षेत्रीय है ना, ये क्षेत्र के आधार पर क्या है डिवाइड किया गया है। अर्धमागधी के तहत पूर्वी हिंदी आती है। महाराष्ट्री के तहत मराठी आती है। और ब्राचर पैसाची के तहत लहंदा, पंजाबी और सिंधी भाषाएं आती हैं। इसके बाद आता है डॉक्टर हालने ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 4 वर्गों में विभाजित किया। कौन कौन से 4 वर्ग हैं, पूर्वी गौड़ियन, पश्चिमी गौड़ियन, उत्तरी गौड़ियन और आखिरी में आता है दक्षिणी गौड़ियन। जो पूर्वी गौड़ियन डॉक्टर हालने के अनुसार डिवीजन देख रहे हैं हमने यहाँ पे जो डिवीजन देखा था किसके अनुसार था, वो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार। अब हम डॉक्टर हालने के अनुसार देख रहे हैं। डॉक्टर हालने ने 4 हिस्सों में क्या डिवाइड किया उसको, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण गौड़ियन। पूर्वी गौड़ियन में क्या आता है, तो पूर्वी गौड़ियन में पूर्वी हिंदी, बांग्ला, असमिया, उड़िया। पूर्वी हिंदी, बांग्ला, असमिया, उड़िया। पश्चिमी गौड़ियन में क्या क्या आता है, उसको अगर हम बोले उसके बारे में चर्चा करें तो क्या आता है, तो पश्चिमी गौड़ियन में तो पश्चिमी हिंदी, उसके अलावा क्या आता है आपका राजस्थानी, गुजराती, सिंधी और पंजाबी। उत्तरी गौड़ियन में गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी आती हैं। और दक्षिणी वाले में क्या आता है आपका मराठी आता है। तो ये डिवीजन भी आपको डॉक्टर हार्ले के अनुसार याद रखना है। अब आते हैं कि स्पष्टता भारतीय आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। भारत में उस समय अपभ्रंश के विभिन्न रूप प्रचलित थे। ये कौन से रूप हैं, सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, हमने ऊपर सब डिस्कस कर लिया। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं
कौन कौन सी वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। क्योंकि इन सभी भारतीय आर्य भाषाओं का स्रोत आदि जननी संस्कृत रही है, इसीलिए इन आर्य भाषाओं में संस्कृत के प्रचुर शब्द देखने को मिलते हैं। तो इसी कारण आप अधिकांशतः क्या पाते होंगे कि संस्कृत निष्ठ हिंदी जब आप बोलते हैं तो एग्जैक्टली आपको संस्कृत की फील आने लग जाती है, ठीक है। कि उसमें होता क्या है कि अधिकांश तत्सम शब्दों का प्रयोग वहाँ पे देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आज की आपकी क्लास थी, जिसमें आज हमने क्या चर्चा की कि हिंदी भाषा का ऐतिहासिक विकास का पूरी प्रक्रिया क्या रही, उसमें कैसे कैसे अलग अलग कालखंड में विकास की जो पूरी प्रक्रिया चली, उसमें कैसे संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से पाली, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अभट्ट, अभट्ट से पुरानी हिंदी या प्राचीन हिंदी का विकास हुआ, और अंततः आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हमारे सामने आज के अपने इस रूप में निकल करके आती हैं। तो आज की इस क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।